अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तमाम स्टूडेंट्स और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट है। ऑपरेशंस और सप्लाई चेन में ये जो टॉपिक है कैपेसिटी का, ये मेरे पर्सपेक्टिव में बड़ा इम्पोर्टेंट है। एज़ पर द इंडस्ट्री नॉलेज, जो मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक भी और जो मेरी एकेडमिक नॉलेज है उसके मुताबिक भी ज़्यादातर जो इश्यूज आते हैं प्रोडक्शन साइड और ऑपरेशन साइड के ऊपर, वो आते कैपेसिटी ही की वजह से हैं। तो अब कैपेसिटी क्या होती है और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, यही चीज़ मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी मेरी इस टॉपिक पे एक वीडियो मौजूद है, लेकिन इस टॉपिक में इस वीडियोस में जो इसका पार्ट 2 होगा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये मेरे नज़दीक ये बहुत क्रिटिकल इश्यूज होते हैं कैपेसिटी के, जब हम प्रोडक्शन साइड के ऊपर, ऑपरेशन साइड के ऊपर चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट चैप्टर का हमारे पास नाम है, और चलिए आइए देखते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी की डेफिनेशन जो हमारी बुक लिखती है वो तो ये लिखती है कि कैपेसिटी इज द थ्रूपुट और द नंबर ऑफ यूनिट्स अ फैसिलिटी कैन होल्ड, रिसीव, स्टोर और प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम। ये लिख रहा है कि कैपेसिटी जो है एक मैक्सिमम थ्रूपुट है जो एक फैसिलिटी, अच्छा फैसिलिटी का जो वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ से ऑपरेशन और सप्लाई चेन के अंदर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी का मतलब होता है या तो वेयर हाउस की बात हो रही है या प्रोडक्शन प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है वो भी फैसिलिटी है, जहाँ पे स्टोर हो रही है वो भी क्या फैसिलिटी है। तो क्या है जी कैपेसिटी? द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स अ फैसिलिटी कैन होल्ड, रिसीव और स्टोर इन अ गिवन टाइम पीरियड। जो भी मैक्सिमम यूनिट एक फैसिलिटी प्रोड्यूस कर सकती है या होल्ड कर सकती है, रिसीव कर सकती है एक गिवन टाइम पीरियड में। ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन। अब थोड़ा सा मैं अपना आपको बता देता हूँ कि मेरे नज़दीक कैपेसिटी क्या है। अब आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलती है हमें, आपको वेटिंग लाइन में लगा दिया जाता है और आप टेबल्स के खाली होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये आपको वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस रेस्टोरेंट वाले की जो डिमांड थी वो कैपेसिटी से इंक्रीज कर गई, ठीक है। और जब वो डिमांड कैपेसिटी से इंक्रीज कर गई तो अब कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। बाज़ ऐसा होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होती है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट से स्टॉक आउट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। क्यों होता है जी ऐसा? कि अनसर्टेन लेवल के ऊपर डिमांड हमारी बढ़ गई और जो प्रोडक्शन है वो उस डिमांड को मीट नहीं कर पाई। ऐसा ही होगा कि मार्केट से प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई है हमारी। तो ये भी कैपेसिटी का भाई आपका एलिमेंट है। और कैपेसिटी की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। वो आपने सड़क पे देखा होगा ना, एक सुजुकी जा रही होती है तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी 600 kg, यानी कि जो गाड़ी जा रही है ना इसके ऊपर 600 kg का लोड डाल सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं डाल सकते। इससे ज़्यादा अगर डालते हैं, डाला वो तो खैर लोगों ने होता है, आपने देखा होगा सड़कों पे, हाँ, तो फिर वो गाड़ियों की चीखें भी निकल रही होती हैं। तो लेकिन कंपनी ने जो डिज़ाइन किया है ना उसको, वो कितनी कैपेसिटी पे डिज़ाइन किया? 600 kg एट अ गिवन टाइम, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में कितनी चेयर्स हैं, क्लासरूम में कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं, वो कैपेसिटी है। तो वेयर हाउस है, अगर वेयर हाउस को किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया जाता है? इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए। कितनी इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हैं हम वहाँ पर? अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते। 500 कार्टन कर सकते हो, 1000 कार्टन कर सकते हो, कितने कर सकते हैं? तो ये वो कैपेसिटी।
तो ये सारी चीज़ें कैपेसिटी के अंदर आती हैं कि कितनी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स के अंदर काउंटर बने हुए होते हैं ना डिफरेंट, तो कितने कस्टमर्स को एक टाइम पीरियड पे सर्व कर सकते हैं, तो ये भी उनकी क्या है, कैपेसिटी है। क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स को बैठाया जाता था, ये क्लासरूम की कैपेसिटी है। एक बस के अंदर मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स को बैठाया जा सकता है, ये उस बस की क्या है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन के अंदर। तो अब बात करते हैं कि जी कि किस तरीके से हम कैपेसिटी को मैनेज करते हैं। देखिए जी, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी है, फिर थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। दोनों चीज़ें हम ज़रा डिस्कस इसमें करेंगे। अच्छा जी, डिमांड की जो नेचर होती है ना, डिमांड फोरकास्टिंग हम पढ़ के आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे लेक्चर्स तो पिछली वीडियोस आप देख लें, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो डिमांड फोरकास्टिंग तो हम पढ़ के आ रहे हैं। अब डिमांड बाज़ औक़ात होता है कि फॉर दी शॉर्ट टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाती है। मिसाल के तौर पे अगर सीजनल पैटर्न पे है तो एक पीक सीजन आया डिमांड का, मुझे पता है कि यार ये इस सीजन के अंदर डिमांड ऊपर जाएगी और थोड़े टाइम बाद वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये डिमांड मेरी अब बढ़ ही गई है, यानी कि अब मुझे लग रहा है कि यार डिमांड पहले से बढ़ गई है, तो अपनी कैपेसिटी मुझे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो आप हमेशा जो है, अगर आपके पास ये जो स्लाइड्स शो हो रही हैं, जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना। तो इसके ऊपर ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड स्केड्यूल लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तो यहाँ पे आपको रिकमेंड किया गया है कि आप यूज़ कैपेसिटी करेंगे, आप मॉडिफाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, कैसे करेंगे यूज़ कैपेसिटी, यानी कंटेंट कैपेसिटी को यूज़ कर लेंगे आप जॉब्स को रीस्केड्यूल कर लें। आप स्केड्यूल जो पर्सनल्स हैं उनको आप इनकी रीस्केड्यूलिंग कर लें, ज़्यादा मशीनरी आप उनको एलोकेट कर दें, तो आपने करंट कैपेसिटी को ज़्यादा क्या कर लें, आप यूज़ कर लें। ये आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। इसकी प्रैक्टिकल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अक्सर ऑफिसेज के अंदर आपको ओवर टाइम लगाते हुए लोग नज़र आएंगे। अब नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ा दी जाती हैं और टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे कर दिए जाते हैं, 2 घंटे क्या देते हैं, ओवर टाइम देते हैं हम। तो ये आपके पास टेक्निक्स होती हैं शॉर्ट टाइम के लिए कैपेसिटी को एडजस्ट करने की। अब बात करते हैं कि जी नहीं यार, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये तो थोड़ा लंबे टाइम पीरियड की प्लानिंग है, इंटरमीडिएट प्लानिंग है। अच्छा जी, अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। इसमें अब ये हमें रिकमेंड कर रहा है, जो भी बुक का राइटर है, ये जे हेजर की बुक है जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकती है, ऐड और सेल इक्विपमेंट, ऐड और रिड्यूस शिफ्ट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब है, भाई मेरे पास नहीं है ना बंदे, मेरे पास मशीनरी नहीं है, ज़्यादा डिमांड हो गई है, नहीं मैनेज कर पा रहा, बाकी किसी और से बनवा लेते हैं। ये आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। इक्विपमेंट्स को ऐड कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं, थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स को हम ऐड या सेल कर लेते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये मॉडिफाई किस में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स ऐड भी करने पड़ सकते हैं और सेल भी करने पड़ सकते हैं, और कोई कम करनी है तो ऐड और रिड्यूस शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ शिफ्टें आप बढ़ा दें या कम कर दें। डिमांड बढ़ रही है तो शिफ्टें आप बढ़ा दें, डिमांड कम हो रही है तो शिफ्टें क्या कर दें, आप कम कर दें। ठीक है। और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर अगर इंटरमीडिएट प्लानिंग है तो हम यूज कैपेसिटी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, बिल्ड और यूज इन्वेंटरी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर प्रोडक्ट की नेचर सीजनल है, सीजनल पैटर्न क्या होता है ये हम डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ चुके हैं। मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल दी थी एसी की। एसी की जो डिमांड है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है ना, सर्दियों में इतनी नहीं होती। अब बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि यार गर्मियों में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, यानी कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतनी प्रोडक्शन कर पाएँ।
तो क्या टैक्टिक्स हैं भाई, एक काम करते हैं, सर्दियों में बना के स्टोर कर लो, सर्दियों में बना के स्टोर कर लो अपने पास, गर्मियों में उसी इन्वेंट्री को उठा के हम सेल आउट कर देंगे। ये पहला पॉइंट है, बिल्ड और यूज इन्वेंट्री का। और क्या चीज हो सकती है, मोर इम्प्रूव ट्रेनिंग, भाई अपने बंदे से ट्रेन कर दें, वो आउटपुट आपका बढ़ा दें, अच्छी उनको ट्रेनिंग दे दें, आउटपुट लेवल उनका बढ़ जाए ताकि। तीसरा क्या हो सकता है, ऐड और रिड्यूस पर्सनल फॉर द टाइम पीरियड, पर्सनल्स को आप ऐड कर लें या आप रिड्यूस कर लें। ये होता है टर्मिनोलॉजी जिसके हम यूज करते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स। भाई एक तो वो बंदा है ना जो कि कंपनी के पेरोल पर है, उसको कंपनी हर महीने सैलरी देगी या डेली वेजेस के ऊपर आपने उसको रखा हुआ है क्योंकि वो लेबर है। एक वो बंदा होता है जो कि प्रोडक्शन फ्लोर पे, जिसको आप कहते हो भाई 2 घंटे आएगा, काम करेगा और वापस चला जाएगा, 2 घंटे के पैसे ले ले तू हमसे। ऐसे वर्कर को पार्ट टाइम वर्कर कहा जाता है। वो आपके पेरोल पे नहीं है और ना ही वो इस चीज का पाबंद है कि वो डेली आए। वो जब भी आएगा काम करेगा, पैसे लेगा और चला जाएगा। ऐसे वर्कर को कहा जाता है पार्ट टाइम वर्कर। ठीक है, इसका हम डिटेल डिस्कशन जब हम एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ जाके फिर मैं इसका आपको मजीद इसकी डिटेल बताऊंगा। तो अब ये है यूज कैपेसिटी, यानी कि इंटरमीडिएट प्लानिंग के अंदर हमें रिकमेंड क्या किया जा रहा है कि हम मॉडिफाई कैपेसिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कैपेसिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी लॉन्ग रन प्लानिंग है, आज से 10 साल की प्लानिंग हो रही है जी, बड़े टाइम पीरियड की प्लानिंग है। यानी कि डिमांड जो है ना, मुझे लग रहा है कि लंबे टाइम पीरियड के लिए बढ़ रही है, ये लंबे टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल क्लैप्स कर गई है। तो एग्जाम्पल ले लें, बढ़ गई है, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि डिमांड आपके लंबे टाइम पीरियड के लिए बढ़ गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन करेंगे, एड और सेल फैसिलिटीज, नई फैसिलिटीज परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे अगर डिमांड कम हो गई है। कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर लेंगे। अब कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर लिया जब, तो पूरे कॉम्पिटिटर की कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी के साथ ऐड हो गई या नहीं हो गई। ठीक है जी, आपने मेरे सारे सवालों का कमेंट्स में जवाब देना है, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ पे तो मैं स्टूडेंट से सवाल कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने मेरे सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो अब कॉम्पिटिटर को जब मैं टेक ओवर करूंगा ना, तो उनकी भी अपनी कैपेसिटी होगी कॉम्पिटिटर्स की, तो उनकी कैपेसिटी मेरे साथ क्या हो गई, मर्ज हो गई। मिसाल के तौर पे मैं एक महीने के अंदर 5,000 यूनिट बना सकता था और जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो 4,000 यूनिट बना सकता था। मैंने कॉम्पिटिटर को टेक ओवर कर लिया तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो गई, मेरी कैपेसिटी हो गई। तो अब मेरी कैपेसिटी हो गई 9,000 यूनिट्स, क्योंकि 5,000 यूनिट्स मैं पहले ही बना सकता था। अब 9,000 यूनिट्स जो कि कॉम्पिटिटर बना सकता था वो भी मेरे पास आ गया, तो अब मैं टोटल 9,000 यूनिट्स एक महीने में बना सकता हूँ। तो मेरी कैपेसिटी अप्रॉक्स डबल हो गई। ठीक है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और आगे चलते हैं, देखते हैं जी। अच्छा जी, अब दो तरीकों की कैपेसिटी होती है, डिजाइन और इफेक्टिव। अच्छा जी, अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो इस वक्त, तो देखें वहां पे आपके अलावा भी और भी चेयर्स रखी हुई होंगी। अगर क्लासरूम में मिसाल के तौर पे 50 चेयर्स लगी हुई हैं, तो अब इसका मतलब है कि जब इस क्लास को डिजाइन किया गया था तो 50 की कैपेसिटी को माइंड में रख के डिजाइन किया गया था। बात समझ आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। क्लास में जब चेयर्स लगी हुई है, तो जो लगाई गई है ना चेयर्स, रखी गई 50 चेयर्स रख दी गई, यानी कि क्लास को 50 की कैपेसिटी पे डिजाइन किया गया। एक रेस्टोरेंट है वो कहता है कि भाई मेरे पास 150 चेयर्स हैं, वन एक डिफरेंट टेबल्स हैं, डिफरेंट टेबल्स के ऊपर 150 चेयर्स मेरे पास लगी हुई हैं। यानी कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर मैं 150 कस्टमर्स को सर्व कर सकता हूँ। तो ये भी उसकी क्या है, डिजाइन कैपेसिटी है। ठीक है, कि उसको डिजाइन कितने पे किया गया, डिजाइन कितने पे किया गया, ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि डिजाइन कैपेसिटी का, कि जब वो फैसिलिटी बनाई जा रही थी तो कितनी कैपेसिटी को सोच के उसको डिजाइन किया गया। तो ये क्या है, डिजाइन कैपेसिटी। व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटी? अब एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा था कि जी
एक क्लास में 50 चेयर्स है ना, तो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी होगी 50। अब मैनेजमेंट बोलती है यार हमारी जो है ना हर क्लास में 50 चेयर्स लगी हुई हैं, लेकिन टारगेट ये है कि यार हर क्लास में कम से कम 35 स्टूडेंट हर क्लास में होने चाहिए। है तो 50 चेयर्स, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कम से कम 35 स्टूडेंट्स हर क्लास में होने चाहिए। अब ये जो 35 का फिगर आया, ये क्यों आया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जी हम 50 को अचीव नहीं कर पा रहे गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। इन्फ्लेशन भी है, कंपटीशन भी है, डिफरेंट और सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, हम ये 50 अचीव नहीं कर सकते। तो गिवन टाइम पीरियड के अंदर या गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम अचीव कितना कर सकते हैं? वो समझते हैं यार 35 अचीव कर लेंगे। तो अचीव कितना कर सकते हैं जी? तो 35 अचीव कर लेंगे, तो वो 35 का फिगर क्या है? वो मेरी अफेक्टिव कैपेसिटी है। टोटल चेयर्स लगी हुई थी 50, वो डिजाइन थी। अचीव कितना कर सकते हैं? 35, वो क्या है? अफेक्टिव है। तो ये है डिफरेंस अफेक्टिव और डिजाइन का। इससे एक और बात समझ में आई कि डिजाइन कैपेसिटी अफेक्टिव कैपेसिटी से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। डेफिनेशन क्या हुई दोनों की? डिजाइन कैपेसिटी मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट है अंडर आइडियल कंडीशन, जब सारी चीजें बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में चल रही हो। आइडियल सिचुएशन, लेकिन आइडियल सिचुएशन प्रैक्टिकली होती नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसमें जो आप जो कैपेसिटी आप अचीव कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उसी को हम अफेक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये दो डेफिनेशन हैं, एक डिजाइन कैपेसिटी और एक अफेक्टिव कैपेसिटी। एग्जाम्पल है दी हुई है जी यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजाइन कैपेसिटी की एग्जाम्पल है कि एक मशीन है जो कि जो क्या बना रही है भाई, ये बना रही है चिप्स के पैकेट। 1000 बैग्स बनाती है 1 घंटे में। ठीक है, और प्लांट ऑपरेट होता है 16 घंटे एक दिन में। तो डिजाइन कैपेसिटी कितनी हुई? 1 घंटे में अगर 1000 बना रही है और 16 घंटे प्लांट चलता है एक दिन में, तो 1000 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 16 बैग्स पर डे हो, या तो ये इस पर्टिकुलर प्लांट की डिजाइन कैपेसिटी है। अब बात ये है कि 16 घंटे प्लांट चलेगा नहीं। 16 घंटे पे आपने सोच तो लिया कि 16 घंटे चलेगा, लेकिन 16 घंटे चलेगा नहीं। क्या बीच में लंच टाइम नहीं होता होगा? क्या बीच में उसका कोई डाउन टाइम नहीं होता होगा प्लांट का? बीच में लोग रेस्ट नहीं करते होंगे? क्या बीच में उसकी मेंटेनेंस नहीं होती होगी प्लांट की? कुछ ना कुछ तो होता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिज़ाइन कैपेसिटी को आप इन सारे फैक्टर्स को सर्च करते हुए हम निकालेंगे इसमें से इफेक्टिव कैपेसिटी। कैसे निकाली थी? कहते हैं कि जी अगर वो लूज कर दिया 3 आवर डे, नेमली 0.5 आवर्स अ डे ऑन प्रिजम मेंटेनेंस, कि जी मेंटेनेंस क्या निकाल दिए हमने? 0.5 आवर, आधा घंटा तो किसका निकल गया? मेंटेनेंस का निकल गया। और 1 घंटा किसका निकल गया? एम्प्लॉयज़ के ब्रेक का। और 1.5 घंटा निकल गया सेटिंग अप मशीन्स को सेटअप करने के अंदर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपके पास कितने 3 आवर्स आपके निकल गए, यानी कि 3 आवर्स, यानी कि अब प्लांट जो एक्चुअल चल रहा है वो 13 घंटे चल रहा है, 16 घंटे नहीं चल रहा। अब वो कितने घंटे चल रहा है? 13 घंटे। और 1 घंटे में कितने बैग्स बन रहे थे? 1000 बैग बन रहे थे। तो अब आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई जी? 13,000 बैग्स हो गई यहाँ पर। ये देखिए जी 13,000 बैग्स हो गई। डिजाइन किया गया था इसको 16,000 रुपये, लेकिन हम अगर 16 घंटे का टाइम पीरियड है, लेकिन बात ये कि 16 घंटे लगातार काम नहीं होता ना, ब्रेक भी होता है, मेंटेनेंस भी होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपके पास कितना टाइम, कितना घंटे का काम हो रहा है? 13 घंटे। 1 घंटे में 1000 बैग्स बनते हैं, तो 13,000 बैग्स 13 घंटे में बन जाएंगे, बनने चाहिए। ये भी क्या है? हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि ये भी हमारी एक अजम्पशन थी कि यार 13 घंटे बिल्कुल सही वे काम होता रहेगा। बीच में कोई मसला भी हो सकता है, कोई अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। प्लांट चल तो रहा था, बीच में ऐसा हो सकता है कि यार कोई पार्ट ना आया हो आपके पास, रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्शन करेंगे ना।
रॉ मटेरियल ही नहीं आया, रॉ मटेरियल लेट हो गया या कोई ऐसा मसला हो गया, ऐसे कुछ कंडीशन भी आ सकते हैं। तो हमने सोचा वो तो ये था कि हम 13,000 बैग 13 घंटे में बना लेंगे। हुआ ये कि नीचे सोल्यूशन लिखी हुई है कि जो मशीन थी वो रनिंग नहीं हो रही थी 1 घंटा, ड्यू टू लेट पार्ट्स ऑफ द मशीन ब्रेकडाउन। मशीन के तो कोई मसला आया, उसके पार्ट्स आने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से 1 घंटा मशीन बंद रही। तो अब 13 घंटे की बजाय 12 घंटे मशीन चली। तो 12 घंटे मशीन चली तो 12 घंटे में कितने बैग्स बनने चाहिए जी? 12 घंटे बने। अच्छा जी, बनाना कितने चाह रहे थे हम? 13,000, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 13,000 बन जाएंगे, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से हम 12,000 बना पाए। तो एक्चुअली हमने बनाए कितने जी? हमने 12,000 बनाए। और प्लांट को डिजाइन कितने पे किया गया था? 16,000 पे डिजाइन किया गया था। ठीक है, डिजाइन कैपेसिटी कितनी थी? 16,000। इफेक्टिव कितनी थी? 13,000। डिजाइन 16,000 थी, इफेक्टिव 13,000 थी। बनाए कितने? एक्चुअली कितने बनाए? 12,000 हमने बनाए। वो एक्चुअल आउटपुट है। अगर मैं यहाँ पे 12,000 को 16,000 से डिवाइड कर दूं, यानी कि जो मैंने बनाया, जो मैंने अचीव कर लिया, वो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, उसको मैं डिजाइन कैपेसिटी से डिवाइड कर दूं, 12,000 को 16,000 से, जो फिगर आएगा परसेंटेज के अंदर, वो कहलाएगा मेरा यूटिलाइजेशन, कि वो आपने अपने प्लांट को यूटिलाइजेशन कितना किया। तो यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय डिजाइन कैपेसिटी। ठीक है। और अगर मैं 13,000 को डिवाइड कर दूं किससे? 16,000 से। ठीक है जी, सॉरी एक्चुअल, सॉरी 12,000 को मैं डिवाइड कर दूं किससे? 13,000 से, तो मेरे पास निकल आएगी एफिशिएंसी, यानी कि एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। तो ये कहलाता है हमारा एफिशिएंसी। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो प्लांट डिजाइन किया गया था जितनी कैपेसिटी को, उसको आपने कितना परसेंट अचीव किया। और एफिशिएंसी हमें ये बताता है कि जो आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी थी उसको आपने कितना परसेंट यूटिलाइज किया। तो ये जो था हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? डिजाइन कैपेसिटी का और इफेक्टिव कैपेसिटी का। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये कहता है कि जी एक बेकरी है जो कि डीलक्स ब्रेकफास्ट रोल बनाती है, अपनी कैपेसिटी जानना चाह रही है। यहाँ पे लिख रहा है जी, अगर माउस का कर्सर आपको नजर आ रहा है तो मैं आपको देखो शो करता हूँ कि जी यहाँ पे ये लिख रहा है कि जी लास्ट वीक फैसिलिटी ने प्रोड्यूस किए हैं 148 रोल्स, यानी कि ये एक्चुअल आउटपुट बता रहा है कि उन्होंने अचीव किया कितना। 148 रोल्स उन्होंने बनाए हैं लास्ट वीक, यानी कि ये आपको बता रहे हैं ये एक्चुअल आउटपुट है उस फैसिलिटी का जहाँ रोल बनते हैं। उसने जो इफेक्टिव कैपेसिटी अपनी कैलकुलेट की हुई थी ना, वो थी 175,000 रोल। यानी कि वो ये सोचते थे कि हम 175,000 रोल बना सकते हैं, लेकिन बनाए कितने उन्होंने? 148,000 रोल। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्शन लाइन जो है ना वो 7 दिन चलती है विथ 3 8 आवर शिफ्ट पर डे। ठीक है जी, 3 8 आवर शिफ्ट पर डे, 7 दिन चलती है और 3 8 आवर शिफ्ट पर डे, यानी कि एक दिन में 8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती हैं और 7 दिन आपका प्लांट चलता है। और द लाइन वार डिजाइन, आगे लिख रहा है द लाइन वार डिजाइन प्रोसेस टू इंडस्ट्रियल डिरेक्ट रोल एट द रेट ऑफ 1200 रोल्स पर आवर। यानी कि लाइन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब 1 घंटे प्लांट चलता है तो 1 घंटे में 1200 रोल बनते हैं। अब आपने डिटरमाइन करना है कि अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, यूटिलाइजेशन कितनी है और एफिशिएंसी कितनी है। सिंपल है जी, डिजाइन कैपेसिटी निकाल लेते हैं पहले। देखें जी, प्लांट कितने दिन चल रहा है? 7 दिन। एक दिन में शिफ्टें कितनी है? 3। एक शिफ्ट कितने घंटे की है? 8 घंटे की। तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, क्योंकि 7 दिन थे, 3 शिफ्टें थी, 8 घंटे थे। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे कि एक हफ्ते में आपका प्लांट कितने घंटे चलता है। ठीक है जी, ये तो आवर आपके पास आ जाएंगे आवर्स। और 1 घंटे में अब रोल कितने बनते हैं जी? 1200 रोल बनते हैं। तो अब मैंने आवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1200 से। तो फिर ये मेरे पास आ गया 201
600 लोड्स, यानी कि ये है मेरी डिज़ाइन कैपेसिटी। अब ये तो तब अचीव होगा ना जब 7 के 7 दिन लगातार आपका प्लांट चलता है, 3 घंटे 8 घंटे की 3 शिफ्टें बिल्कुल लगातार चलती रहे, ये तो तब होगा। अब ऐसा एक्चुअली होता नहीं है क्योंकि ये तो आइडियल सिचुएशन में है ना। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जो हम अचीव कर सकते हैं वो इससे कम होगा। तो जो हम अचीव कर क्या सकते हैं वो है, कंपनी ने सोचा कि हम 175,000 अचीव कर सकते हैं। ये क्या था, वह इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी। लेकिन कंपनी ने अचीव किया कितना, कंपनी ने रोल बनाए कितने, कंपनी ने बनाए लास्ट वीक 148,000 रोल्स। और कंपनी ने अपने प्लान को डिज़ाइन कितने पे किया था, 201600। तो यूटिलाइजेशन कितनी हुई थी, मैंने एक्चुअल आउटपुट को डिवाइड कर दिया डिज़ाइन कैपेसिटी से। 148,000 हमारा एक्चुअल आउटपुट था और 201600 हमारा डिज़ाइन कैपेसिटी। तो 73.4% इसका क्या आ गया, यूटिलाइजेशन। ये हमें ये बता रहा है कि आपने अपने प्लान को कितना परसेंट यूटिलाइज किया। 73.4% यूटिलाइज किया, बाकी की कैपेसिटी आपकी लॉस हुई है, यानी कि वो कैपेसिटी थी तो, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट को आप डिवाइड कर देंगे किससे, इफेक्टिव कैपेसिटी से। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल आउटपुट कितना था, 148,000 और इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी थी, 175,000। तो ये आगे 84.6, यानी कि आप अपने टारगेट को, इफेक्टिव कैपेसिटी को अचीव करने में 84.6% कामयाब रहे। बाकी आप उस पर्टिकुलर टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि देखिए हम जितनी भी कैलकुलेशंस यहाँ पे कर रहे होते हैं ना, इसके बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई थ्योरी होती है। ठीक है जी। अब कैपेसिटी कंसिडरेशन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी जब भी प्लान किया जाए तो कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे रखनी पड़ती है हमें सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीसरा चैप्टर हम पढ़ के आ रहे हैं ना, डिमांड फोरकास्टिंग का, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो पहला पॉइंट ये लिख रहा है कि डिमांड फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। तो आप अपनी डिमांड को सबसे पहले क्या करें, एक्यूरेटली फोरकास्ट करें। मैच टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट एंड सेल्स वॉल्यूम, यानी कि आपने टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट को और सेल्स वॉल्यूम को सामने रखना है जब भी आपके पास कैपेसिटी आप प्लान कर रहे हो। ऑपरेटिंग साइज वॉल्यूम, यानी कि ऑप्टिमम ऑपरेटिंग साइज होना चाहिए, यानी कि उसका एक बैच साइज होता है, एक प्रोडक्शन रन के अंदर कितने यूनिट्स वो बना सकता है, ये आपने कंसिडरेशन में लाना है। बिल्ड फॉर चेंज, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए थोड़ी सी, बाजू का डिमांड ऊपर नीचे जाती रहती है, तो आप अपने पास इतने आपके पास स्किल्स होने चाहिए और इतनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत कैपेसिटी को ऊपर नीचे लेके जा सकें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वाला लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आगे में। आगे फिर हम इसका देखेंगे कि जी बॉटलनेक थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या कहती है, और हमारे पास सिस्टम डायग्राम कैसे निकलता है, असेंबली लाइन क्या होती है, मल्टीपल असेंबली लाइन क्या होती है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट का। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप एकेडमी गुरु को, और ताकि आपके पास नई वीडियोस आपके पास खुद बहुत आती रहे। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।